में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक भूगोल से पाठ 3, जिसका नाम है अपवाह। अपने पाठ की शुरुआत कर लेते हैं अगले पेज से। अपवाह द्रोणी। पहला, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी एक नदी और उसकी सहायक नदियां जिस क्षेत्र में बहती हैं, जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, उस क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। ये ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है, ये मुख्य नदी है, और येलो कलर से उसकी सहायक नदियां हैं जो कि मुख्य नदी में आकर मिलती हैं। तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जिस भी क्षेत्र में बहती हैं उस क्षेत्र को कहते हैं अपवाह द्रोणी। यानी ये जो क्षेत्र है ये क्या है? अपवाह द्रोणी है। दूसरा, कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, उस उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक क्या होता है? कोई भी ऊंचा क्षेत्र, वो पर्वत भी हो सकता है और ऊंची भूमि भी हो सकती है, जब दो अपवाह द्रोणियों को, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, इस प्रकार के पर्वत या ऊंची भूमि को जल विभाजक कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक अपवाह द्रोणी है और ये पड़ोस वाली अपवाह द्रोणी है। जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को कोई भी ऊंची भूमि या पर्वत अलग करता है उसे कहते हैं जल विभाजक। और एक और पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी द्रोणी किस नदी की है? अमेजन नदी की। क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे बड़ी द्रोणी किस नदी की है, तो आंसर क्या होगा? अमेजन नदी की। तीसरा, भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी भारत में जो नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। अगले पेज पर चलते हैं। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक वे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, दूसरा वे नदियां जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती हैं। हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ अंतर है, उस अंतर को समझ लेते हैं। पहला, हिमालय की नदियां हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। यानी हिमालय की जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला से। जैसे कि गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं ये हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। ये नदियां प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती हैं। यानी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती हैं। जैसे कि महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये सभी नदियां निकलती हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र से। दूसरा, हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी हैं, इनमें वर्ष भर पानी रहता है। यानी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं ये पूरे वर्ष बहती हैं। इन नदियों में साल भर पानी रहता है। जैसे कि गंगा नदी को देख सकते हो, पूरे वर्ष ये नदी बहती है। दूसरा, प्रायद्वीपीय नदियां गैर बारहमासी हैं, यानी इन नदियों में पूरे साल पानी नहीं रहता। यानी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हैं वे बारहमासी नहीं हैं, इनमें पूरे साल पानी नहीं रहता। तीसरा, हिमालय की नदियां लंबे रास्ते को तय करती हैं। यानी हिमालय से जो नदियां निकलती हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन नदियों की लंबाई क्या है? ज्यादा है, यानी ये लंबे रास्ते को तय करती हैं। तीसरा, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। हिमालय की नदियां लंबी हैं, वहीं प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई क्या है? कम है और ये छिछली है। छिछली का मतलब यानी इन नदियों की गहराई कम है। चौथा, इन नदियों को ग्लेशियरों के पिघलने से और वर्षा से जल प्राप्त होता है। यानी हिमालय से जो नदियां निकलती हैं अधिकतर नदियों का स्रोत ग्लेशियर है, तो इन नदियों को ग्लेशियरों के पिघलने से भी पानी मिलता है और वर्षा से भी जल मिलता है। प्रायद्वीप की अधिकतर नदियां मौसमी हैं। प्रायद्वीप की जो नदियां हैं वे मौसमी हैं। कैसे? क्योंकि इन नदियों को केवल वर्षा से ही जल मिल पाता है। पांचवा, ये नदियां पूर्ण विकसित डेल्टा बनाती हैं। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो क्या करती हैं? पूर्ण विकसित डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं और कुछ नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं। हिमालय की जो नदियां हैं वो पूर्ण विकसित डेल्टा बनाती हैं, वहीं प्रायद्वीप की कुछ नदियां तो डेल्टा का निर्माण करती हैं और कुछ क्या करती हैं? ज्वार नदमुख बनाती हैं। अगले पेज पर चलते हैं।
हिमालय की नदियां, हमने पढ़ा था भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालय की नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। यहाँ पर हम हिमालय की नदियों को समझेंगे तो एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, लेकिन प्रमुख नदियों की बात की जाए तो कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तो हिमालय से निकलती ही हैं, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। इन नदियों की लंबाई ज्यादा है और क्या है, कई बड़ी सहायक नदियां इन नदियों में आकर मिलती हैं। दूसरा, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक नदी और उसकी सहायक नदियां कौन सी होती हैं? जो मुख्य नदी में आकर मिलती हैं। तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर एक जाल जैसी आकृति बनाती हैं, इसे कहते हैं नदी तंत्र। उदाहरण से समझ लेते हैं। ये जो पिंक कलर से मैंने आपको दिखाया ये है सिंधु नदी, ये एक प्रमुख नदी है, और जो येलो कलर से दिखाया गया है ये है सिंधु नदी की सहायक नदियां, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। सिंधु नदी तंत्र, एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। यानी सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी का उद्गम होता है। यानी सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद सिंधु नदी पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। दिशाओं को समझने में आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो पार्ट 1 की वीडियो में मैंने दिशाओं के बारे में अच्छे से समझाया है, उस वीडियो को देखकर आप अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। तो सिंधु नदी किस ओर बहती है? पश्चिम दिशा की तरफ। दूसरा, यह नदी भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। अब आती है ध्यान देने वाली बात, वो क्या है? जम्मू कश्मीर, जिसे पहले राज्य का दर्जा दिया गया था, अब जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। लद्दाख को भी अलग से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 7। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनने से संख्या कितनी हो गई है? 9। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। ये जो पिंक कलर से मैंने आपको दिखाया है ये है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में सिंधु नदी एक बहुत ही सुंदर गॉर्ज का निर्माण करती है। तीसरा, इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, शोक तथा हुंजा इसमें मिलती हैं। कई सारी ऐसी नदियां हैं जो सिंधु नदी में मिलती हैं, जैसे कि जास्कर, नुब्रा, शोक, हुंजा। मैप पर देख लेते हैं। ये पिंक कलर से मैंने आपको दिखाया ये सिंधु नदी है, पश्चिम की ओर बहती है और फिर लद्दाख में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर इसमें जास्कर नदी आकर मिलती है, आगे शोक नदी सिंधु नदी में आकर मिलती है, और जो नुब्रा नदी है वो शोक नदी की सहायक नदी है। यानी नुब्रा नदी शोक नदी में आकर मिलती है और फिर शोक नदी सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। इसी तरह से हुंजा नदी भी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं। चौथा, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। यानी और भी कई सारी नदियां हैं जो सिंधु नदी में मिलती हैं, जैसे कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। पहले क्या होता है, ये पांचों नदियां कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये आपस में मिलती हैं, यानी आपस में मिलकर एक नदी का रूप ले लेती हैं, फिर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। मैप पर देख लेते हैं। ये जो पिंक कलर से मैंने आपको दिखाया ये है सिंधु नदी और येलो कलर से दिखाया है सिंधु नदी की सहायक नदियों को, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो पहले ये पांचों नदियां आपस में मिलती हैं, यानी पांचों नदियां आपस में मिलकर एक नदी के रूप में बहती हैं, फिर आगे जाकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। पांचवा, कराची से पूर्व की ओर सिंधु नदी अरब सागर में मिल जाती है। अब इतनी सारी नदियों का
पानी लेने के बाद कहने का मतलब ये है कि शोक, नुब्रा, हुंजा, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इन सभी नदियों का पानी सिंधु नदी में मिलने के बाद सिंधु नदी दक्षिण दिशा की तरफ बहती है और कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। छठा, सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत में स्थित है। यानी कि जो सिंधु द्रोणी है, सिंधु द्रोणी के कुल भाग का केवल 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा भारत में स्थित है। यानी 1/3 से थोड़ा सा अधिक भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में आता है। 1/3 के अलावा जो बचा हुआ भाग है सिंधु द्रोणी का, वो आता है पाकिस्तान में। सातवां, सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। यानी जहाँ से सिंधु नदी निकलती है वहां से लेकर अरब सागर में गिरने तक सिंधु नदी की लंबाई देखें तो कितनी है? 2900 किलोमीटर। और क्या है? सिंधु नदी दुनिया की लंबी नदियों में से एक है। कहने का मतलब ये है कि सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है। सिंधु नदी लंबी नदियों में शामिल है लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है। अगले पेज पर चलते हैं। अब समझते हैं गंगा नदी तंत्र को। पहला, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। यानी गंगा की जो मुख्य धारा है भागीरथी, वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। आगे उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है। मैप पर समझ लेते हैं। ये गंगा की मुख्य धारा भागीरथी है और ये है अलकनंदा। दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं उत्तराखंड के देवप्रयाग में। फिर आगे ये एक नदी के रूप में बहती है, ये है गंगा नदी। दूसरा, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार से पहले गंगा पहाड़ी क्षेत्र में बहती है, लेकिन हरिद्वार के पास मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। यानी हरिद्वार के पास से गंगा नदी पहाड़ों में नहीं बहती, अब बहती है मैदान में। तीसरा, यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी गंगा की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों की। यानी कौन कौन सी नदियां गंगा नदी में आकर मिलती हैं। ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, ये है गंगा नदी की सहायक नदियां। घाघरा, गंडक और कोसी गंगा नदी की बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। चौथा, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है, ये है यमुना नदी, जो कि गंगा नदी में दाएं किनारे से आकर मिलती है। ये कहाँ से निकलती है? हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। पांचवा, यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। ये पिंक कलर से आपको दिखाया गया है, ये गंगा नदी है। ये गंगा नदी का दाहिना किनारा है और दूसरी तरफ बायां किनारा है। तो जो यमुना नदी है वो गंगा नदी के दाहिने किनारे के साथ साथ बहती हुई हमें दिखाई देती है। यानी यमुना नदी गंगा नदी के समांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। आगे के पॉइंट्स के लिए चलते हैं अगले पेज पर। छठा, घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। घाघरा, गंडक और कोसी ये तीनों नदियां गंगा नदी में बाईं तरफ से आकर मिलती हैं। ये कहाँ से निकलती हैं? नेपाल हिमालय से। आपने पार्ट 2 की वीडियो देखी होगी, उसमें बताया गया था कि हिमालय का उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन किया गया है, साथ ही साथ हिमालय का पश्चिम से पूर्व की तरफ भी विभाजन किया गया है। तो पश्चिम से पूर्व हिमालय पर्वत श्रृंखला को कौन कौन से भागों में बांटा गया है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो ये घाघरा, गंडक और कोसी नदियां हिमालय के नेपाल हिमालय से निकलती हैं और गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। सातवां, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। यानी गंगा नदी की कुछ ऐसी सहायक नदियां भी हैं जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलती हैं। तो चंबल नदी और बेतवा ये जो नदियां हैं ये यमुना नदी में मिलती हैं, फिर आगे जाकर यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है और सोन नदी
जो है वो गंगा नदी में मिलती है। ये तीनों नदियां अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलने के कारण इन नदियों की लंबाई भी कम है और इन नदियों में पानी की मात्रा भी काफी कम होती है। 8वां, सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। बाएं और दाएं किनारे की सहायक नदियां जब गंगा नदी में मिल जाती हैं, गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है पश्चिम बंगाल के फरक्का तक। यानी गंगा नदी सभी नदियों का पानी लेकर पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। फरक्का के बाद गंगा नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, दो धाराओं में बट जाती है। गंगा की एक धारा दक्षिण की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसे नाम दिया गया है हुगली। और जो गंगा की मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को नाम दिया गया है पद्मा। यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलकर पद्मा में जमुना नदी आकर मिलती है। पद्मा और जमुना आपस में मिलने के बाद एक नदी के रूप में बहती है, जिसे नाम दिया गया है मेघना नदी। अंत में ये मेघना नदी दक्षिण की तरफ बहते हुए सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 9वां, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। यानी गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर से ज्यादा है। 10वां, अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। जल विभाजक का मतलब क्या होता है? कोई पहाड़ या ऊंची भूमि जो पड़ोसी अपवाद्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, उस पहाड़ या ऊंची भूमि को जल विभाजक कहते हैं। इसी तरह से अंबाला नगर जो है वो सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अगले पेज पर चलते हैं। अब समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। पहला, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के पूर्व से। ये जो रेड कलर से आपको दिखाया गया है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ कहीं पर मानसरोवर झील है तो मानसरोवर झील के पूर्व से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये जो मानसरोवर झील है ये है तिब्बत में। अब ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई सिंधु नदी से थोड़ी ज्यादा है, यानी सिंधु नदी से लंबी है। इस नदी का ज्यादातर भाग भारत के बाहर है, यानी भारत में कम क्षेत्र में बहती है। वो कैसे? पहले तिब्बत में बहती है, फिर भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में काफी लंबा रास्ता तय करती है और भारत में केवल दो राज्यों से होती हुई बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से। उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, फिर अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ फैली हुई है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में बहती है तो हिमालय के समांतर बहती हुई दिखाई देगी। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये नदी हिमालय के समांतर पूर्व दिशा की ओर बहती है। तीसरा, नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है और पूर्व दिशा की तरफ बहती है। आगे नामचा बारवा पर्वत के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती है। उसके बाद भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इसे दिहांग कहते हैं। फिर आगे चलकर ब्रह्मपुत्र में दिबांग और लोहित नदियां आकर मिलती हैं, जो कि इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां मिलने के बाद ये असम राज्य में प्रवेश करती है, जहां पर इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल में दिहांग। जब दिबांग और लोहित नदियां आकर इसमें मिलती हैं, उसके बाद असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। चौथा, ब्रह्मपुत्र नदी बहुत से नदियां द्वीपों का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत क्षेत्र में बहती है तो इसमें पानी की मात्रा कम होती है और सिल्ट की
मात्रा भी कम होती है क्योंकि तिब्बत ठंडा और शुष्क क्षेत्र है। शुष्क क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर नदी में पानी की मात्रा कम होती है। जब नामचा बारवा पर्वत के पास यू आकार का मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर उन क्षेत्रों से गुजरती है जहाँ पर वर्षा काफी ज्यादा होती है। इस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में जल की मात्रा भी ज्यादा होती है और सिल्ट की मात्रा भी ज्यादा मिलती है। असम क्षेत्र में वर्षा से ब्रह्मपुत्र नदी को काफी पानी मिल जाता है तो यहाँ पर नदी क्या करती है, कई धाराओं में बहती है। कई धाराओं में बहने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीपों का निर्माण करती है। अब ये नदी द्वीप क्या होता है, नदी के बीच में जो द्वीप होता है, जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं नदी द्वीप। मान लो ये द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो इसके चारों तरफ से बह रही है, तो नदी के बीच में जो ये क्षेत्र होता है, जो द्वीप होता है, इसे कहते हैं नदी द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र नदी कई ऐसे नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। उदाहरण माजुली द्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो समझ लेते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। फिर नामचा बारवा पर्वत के बाद जब ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है वहाँ पर इसे दिहांग नाम दिया गया है। फिर आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी में लोहित और दिबांग इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। उसके बाद ये नदी प्रवेश करती है असम में। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम के बाद ये नदी प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को नाम दिया गया है जमुना। यहाँ से गंगा नदी बहते हुए आती है। गंगा की एक धारा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और एक मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। जब पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं और एक नदी के रूप में बहती हैं, तब इसे कहा जाता है मेघना। और ये नदी डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। उसके बाद अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हो गई हिमालय से निकलने वाली नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। अब हम अगले पेज पर प्रायद्वीपीय नदियों को समझेंगे। आपको याद होगा भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया था, एक हिमालय की नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों के बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। पहला, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, यहाँ पर मुख्य जल विभाजक का काम कौन करता है, पश्चिमी घाट। जल विभाजक क्या होता है आपको बताया गया है, फिर भी एक बार याद कर लेते हैं। कोई भी पहाड़ी या ऊंची भूमि जब दो नदी द्रोणियों को अलग करती है, इस पहाड़ी या ऊंची भूमि को जल विभाजक कहते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक का काम कौन करता है, पश्चिमी घाट। अब ये पश्चिमी घाट का मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको पार्ट 2 की वीडियो देखनी चाहिए। फिर भी यहाँ पर बता देती हूँ, प्रायद्वीपीय भाग में उत्तर से दक्षिण तक पहाड़ों की श्रृंखला है। इस श्रृंखला को कहते हैं पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट जल विभाजक का काम करता है। कैसे, कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली इन नदियों की लंबाई बहुत कम है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बीच में आ जाता है पश्चिमी घाट, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। दूसरा, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय भाग में जो नदियां बहती हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कारण क्या है इनके पूर्व की तरफ बहने का, पार्ट 2 में समझाया गया है। तो आपको पहले पार्ट 2 की वीडियो देखनी चाहिए, फिर पार्ट 3 पर आना है। और ये जो नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, जिनकी लंबाई बहुत कम है। दो बड़ी नदियां हैं, कौन कौन सी, नर्मदा और तापी। ये पश्चिम की तरफ बहती हैं और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, डेल्टा नहीं बनाती। वो क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख। अगले पेज पर चलते हैं।
अब एक एक करके प्रायद्वीपीय नदियों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं नर्मदा द्रोणी पर। पहला, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। इनके अलावा और भी कई नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी के अलावा जो अन्य नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, उन नदियों की लंबाई कम है। नर्मदा और तापी बड़ी नदियां हैं। अब नर्मदा नदी के उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, यानी अमरकंटक पहाड़ी के पास से नर्मदा नदी निकलती है। ये जो पिंक कलर से आपको दिखाया गया है, ये है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिरती है। दूसरा, यह पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। ये जो नर्मदा नदी है, ये पश्चिम दिशा की तरफ बहती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में, और भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। एक और बात ध्यान देने वाली है, वो क्या? वो ये कि दक्कन के पठार का ढाल पूर्व की तरफ है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि नर्मदा नदी पूर्व की तरफ बहे और बंगाल की खाड़ी में गिरे? कारण क्या है कि नर्मदा नदी को पश्चिम की तरफ बहना पड़ता है? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है, इसलिए पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी अपने रास्ते में दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है, यानी बहुत ही सुंदर दृश्य बनाती है। जबलपुर के पास नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों में गॉर्ज से बहती है और आगे चलकर जब तीव्र ढाल से गिरती है तो वहाँ पर धुआंधार प्रपात बनाती है। मतलब इस प्रपात को देखोगे तो आसपास धुआं धुआं जैसा आपको दिखाई देगा, यानी धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। यहाँ पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि गॉर्ज, भ्रंश घाटी, प्रपात। इन सबको एक अलग वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तीसरा, नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। अब नर्मदा द्रोणी की बात करें तो किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश और गुजरात में। एक और बात ध्यान देने वाली है, वो क्या? केवल एक नदी अपवाद द्रोणी का निर्माण नहीं करती, यानी केवल एक नदी अपवाद द्रोणी नहीं बनाती। फिर अपवाद द्रोणी का निर्माण कैसे होता है? तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, जो नदियां मुख्य नदी में आकर मिलती हैं, मिलकर अपवाद द्रोणी का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा नदी की द्रोणी दो राज्यों में विस्तृत है, मध्य प्रदेश और गुजरात में। अगले पेज पर चलते हैं। नर्मदा द्रोणी के बाद अब समझेंगे तापी द्रोणी को। एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला से, यानी तापी नदी सतपुड़ा की श्रृंखला से निकलती है। एक बार मैप पर समझ लेते हैं। ये जो नर्मदा के उत्तर में पिंक कलर से आपको दिखाया गया है, ये है विंध्य श्रृंखला, और नर्मदा नदी के दक्षिण में जो ये ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, ये है सतपुड़ा की श्रृंखला। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला से तापी नदी निकलती है। सतपुड़ा की श्रृंखला से निकलने के बाद तापी नदी पश्चिम दिशा की तरफ बहती है और ये नर्मदा नदी के समांतर बहती है, यानी नर्मदा नदी के साथ साथ हमें बहती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ तापी नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। जब हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। इसी तरह से तापी नदी भी भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है और नर्मदा नदी के समांतर बहती है और अंत में अरब सागर में गिरती है। दूसरा, इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अब तापी नदी की द्रोणी की बात करें तो किन किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश राज्य में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, यानी इन तीन राज्यों में तापी द्रोणी फैली हुई है। मैंने आपको बताया है कि और भी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन इन नदियों की लंबाई कम है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच जो तटीय मैदान है वो संकीर्ण है, यानी पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई काफी कम है। इसलिए नर्मदा और तापी के अलावा जो नदियां हैं उनकी लंबाई कम है। पॉइंट को मैप पर समझ लेते हैं। ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, ये है साबरमती नदी और ये है माही नदी। अब दक्षिण की तरफ चलते हैं। ये है भरतपुजा और ये पेरियार नदी, जो कि पश्चिम दिशा की तरफ बहती है और अरब सागर में
गिरती है। गोदावरी नदी, पहला, गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी ये जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की नहीं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। निकलती कहाँ से है, यानी इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से होता है। तीसरा, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये जो डार्क कलर से मैंने आपको दिखाया ये है गोदावरी नदी, जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व दिशा की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी नदियां हैं उन सभी में गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। अब इसकी द्रोणी की बात करें तो किन किन राज्यों में विस्तृत है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य में। गोदावरी नदी की द्रोणी का 50% भाग महाराष्ट्र राज्य में आता है। कितना आता है यहाँ पर लिख देते हैं, 50%। चौथा, इसमें अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वृद्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। तो कई सारी ऐसी नदियां हैं जो गोदावरी नदी में मिलती हैं, जैसे कि पूर्णा नदी, वृद्धा नदी, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ये देखो जैसे मैप पर दिखाया गया है, ये है पेनगंगा नदी जो आगे चलकर गोदावरी नदी में मिलती है, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसी तरह से ये अन्य नदियां भी गोदावरी नदी में आकर मिलती हैं। मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये तीनों नदियां गोदावरी नदी की बड़ी सहायक नदियां हैं। हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसका अपवाह तंत्र भी कई राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर लिख देते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन क्या हो सकता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, जैसे कि पहला ऑप्शन होगा नर्मदा, दूसरा तापी, तीसरा पेरियार, चौथा गोदावरी। सही ऑप्शन आपको टिक करना है। तो आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी। अब गोदावरी द्रोणी के बाद महानदी द्रोणी को समझते हैं। पहला, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है, यानी महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, यानी ये महानदी का उद्गम स्थल है और पूर्व दिशा की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा, इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है, यानी महानदी की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 860 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक 860 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। तीसरा, इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है, यानी महानदी की अपवाह द्रोणी 4 राज्यों में विस्तृत है, 4 राज्यों में फैली हुई है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्य में। अगले पेज पर चलते हैं। कृष्णा नदी, एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है, यानी महानदी का उद्गम महाबलेश्वर के पास एक स्रोत से होता है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में है और पूर्व दिशा की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। कितनी है यहाँ पर लिख देते हैं, 1400 किलोमीटर। अब आप एक सवाल का जवाब दो, कृष्णा और गोदावरी नदी में से किस नदी की लंबाई ज्यादा है? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। दूसरा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। ये सभी नदियां आकर कृष्णा नदी में मिलती हैं और कृष्णा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरा, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है, यानी कृष्णा नदी की द्रोणी 3 राज्यों में विस्तृत है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। एक और बात ध्यान देने वाली है, वो क्या? केवल एक नदी अपवाह द्रोणी नहीं बनाती। फिर अपवाह द्रोणी का निर्माण कैसे होता है? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर अपवाह द्रोणी का निर्माण करती हैं, जैसे कि कृष्णा नदी मुख्य नदी हो गई और जो जो नदियां आकर कृष्णा नदी में मिलती हैं
यानी कृष्णा नदी की सहायक नदियां मिलकर अपवा द्रोणी का निर्माण करती हैं। अगले पेज पर चलते हैं। अब पढ़ेंगे कावेरी नदी के बारे में। पहला, कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। यानी कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से। ब्रह्मगिरी से निकलकर कावेरी नदी पूर्व दिशा की तरफ बहती है और पूर्वी तट पर डेल्टा का निर्माण करती है। अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरा, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। यानी कावेरी नदी की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 760 किलोमीटर। तीसरा, इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी हैं। यानी कई नदियां आकर कावेरी नदी में मिलती हैं, जैसे कि अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। चौथा, इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। यानी कावेरी नदी की द्रोणी 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन से हैं वो राज्य? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इन तीनों राज्यों में कावेरी द्रोणी का विस्तार है। अगले पेज पर चलते हैं। झीलें, नदियों के टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। अब हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह पर जो गर्त होता है, जो गड्ढा होता है, उसमें पानी भर जाता है, उसे कहते हैं झील। दूसरा, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। यानी एक गर्त जिसमें पानी भर जाता है उसे झील कहते हैं। जिस झील का आकार बड़ा होता है उसे समुद्र कहते हैं, जैसे कि कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर। लेकिन आकार बड़ा होने के कारण इनके नाम के साथ सागर जुड़ जाता है। तीसरा, भारत में बहुत सी झीलें हैं जो कि एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत में काफी संख्या में झीलें हैं, लेकिन इनका आकार और लक्षण एक दूसरे से अलग हैं। जैसे कुछ झीलें क्या होती हैं? स्थायी होती हैं, यानी इनमें वर्ष भर पानी रहता है, और कुछ झीलें अस्थायी होती हैं। मतलब ये है कि वर्षा ऋतु में ही इन झीलों को पानी मिल पाता है। कुछ मीठे पानी की झील होती हैं और कुछ होती है खारे पानी की झीलें। बनावट के आधार पर झीलों का वर्गीकरण, यानी बनावट के आधार पर भी झीलों को कई वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कि गोखुर झील, लैगून झील। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आती है गोखुर झील। जब नदी मैदानी भागों में बहती है तो विसर्प बनाती है, यानी ऐसे बहती है। इनको विसर्प कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, नदी अपने रास्ते को बदल लेती है, ऐसे बहती है, यानी विसर्प को छोड़कर सीधी बहने लगी। यानी नदी के रास्ता बदलने के बाद ये जो आकृति बनती है, इसी को कहते हैं गोखुर झील। दूसरा, लैगून झील। ये जो लैगून झील होती है, ये समुद्र या महासागर के किनारे बनती है और इसकी गहराई भी ज्यादा नहीं होती। ये उथला जल क्षेत्र होता है जो कि पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा सागर से अलग होता है। ये समुद्र है, ये झील है, और बीच में है पतली स्थलीय पेटी या फिर अवरोध, जो कि झील को समुद्र से या सागर से अलग करती है। तो ये जो लैगून झील होती है, ये समुद्र या सागर के किनारे बनती है और इसकी गहराई भी कम होती है। यानी ये उथला हुआ जल क्षेत्र होता है जो कि पतली स्थलीय पेटी या अवरोध के द्वारा समुद्र से अलग होता है। अगले पेज पर चलते हैं। झीलों का मानव के लिए महत्व। अब हम ये समझेंगे कि झीलें मानव के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती हैं, किस प्रकार से लाभदायक होती हैं। एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। यानी कुछ नदियां झील से निकलती हैं और झील से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर पानी रहता है और नदी का बहाव बना रहता है। दूसरा, अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है। कहने का मतलब ये है कि नदियां अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपने मार्ग पर बहते हुए अंत में या तो सागर में गिरती हैं, समुद्र में गिरती हैं या फिर किसी झील में गिरती हैं। अब झील बाढ़ को कैसे रोकती है? जब ज्यादा वर्षा होती है तो नदियों में पानी बढ़ जाता है, यानी नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है और नदियों में ये बढ़ा हुआ पानी किसी झील में जाकर आसपास के क्षेत्र को बाढ़ से बचाता है। तो इस तरह से झील बाढ़ को रोकती है। तीसरा, सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करती
करती है। वो कैसे? जब सूखे का मौसम होता है तो मानव के लिए पानी का स्रोत क्या हो सकता है? झील। तो इस तरह से सूखे के मौसम में झील मानव की पानी की आवश्यकता को पूरा करती है और झील से नदियों में बहाव भी बना रहता है। चौथा, झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। हमारी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए झील के जल का प्रयोग किया जाता है जल विद्युत बनाने में। पांचवा, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों में कई तरह के जलीय जीव रहते हैं। ये झीलें इन जीवों के लिए घर हैं। इन जीवों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करती हैं। तो जलीय पारितंत्र को संतुलित बनाए रखने में झीलें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। छठा, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है। झीलों की सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है, यानी हम प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए घूमने जाते हैं। विदेशी पर्यटक भी आते हैं इन झीलों की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए। इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पर्यटक कुछ धन खर्च करते हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए जीविका का साधन है पर्यटन। अगले पेज पर चलते हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। आप तो जानते हो कि नदियां मानव के लिए कितनी उपयोगी रही हैं। केवल आज के समय में नहीं, प्राचीन काल से यानी बहुत पुराने समय से नदियां हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती रही हैं। आज के समय में भी नदियां हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि पुराने समय में थी। तो नदियां किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं, एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, कृषि के लिए उपयोगी। अब किसी भी तरह की फसल उगाने के लिए सिंचाई तो जरूरी है, चाहे हमें गेहूं उगाना हो या फिर सब्जियां। इनको उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और इस पानी की आवश्यकता की पूर्ति होती है नदियों से, यानी नदियां सिंचाई के लिए हमें जल उपलब्ध कराती हैं। दूसरा, उद्योगों के लिए महत्व। आज के समय में हर देश आधुनिक होना चाहता है, नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही है। अब कोई भी उद्योग लगाना है, उसके लिए बिजली एक जरूरी साधन है। तो नदियों से उद्योगों में कैसे सहायता मिलती है? नदियों के पानी से हम जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं और उस विद्युत का प्रयोग, उस बिजली का प्रयोग हम उद्योगों में करते हैं। तीसरा, मृदा निर्माण। नदियां जब बहकर आती हैं तो अपने साथ अवसाद लाती हैं, जैसे कि मिट्टी, कंकड़, पत्थर, और हर साल मिट्टी का निर्माण करती हैं, जो कि कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है। चौथा, पर्यटन को बढ़ावा। नदियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। नदियां जब बहकर आती हैं तो अपने मार्ग में झीलों, जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, जिनको देखने के लिए हम जाते हैं और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। तो कुल मिलाकर नदियां मानव के विकास के लिए और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हो गया नदियों का महत्व। अब आते हैं नदी प्रदूषण पर, जो कि आज के समय की बहुत ही गंभीर समस्या है। नदी के पानी से हमारी घरेलू आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जैसे नहाने, खाना पकाने, और उद्योगों में भी जल की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ कृषि में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ हमारी पानी के लिए मांग भी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नदियों से अधिक मात्रा में पानी निकाला जाता है। इससे क्या होता है? आयतन घटता जाता है। दूसरा, उद्योगों से प्रदूषण। उद्योगों से जलीय प्रदूषण होता है। वो कैसे? अपरिष्कृत कचरे को सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है? जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, यानी जल हमारे उपयोग के लिए सही नहीं रहता और नदियों में जो जलीय जीव रहते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है, यानी जलीय पारितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उद्योगों से निकालकर नदियों में जो अपरिष्कृत कचरा डाला जाता है, उससे नदियों के पानी की गुणवत्ता तो कम होती ही है, साथ ही साथ नदी की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता भी प्रभावित होती है। क्या क्या होता है यहाँ पर लिख देते हैं। तो उद्योगों से नदियों में जो प्रदूषण फैलता है उससे क्या क्या होता है? जलीय पारितंत्र को नुकसान होता है, जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, यानी वो हमारे उपयोग के लिए सही नहीं होता, और नदी की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता भी प्रभावित होती है। अब नदी प्रदूषण की समस्या एक गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने योजना चलाई है, जैसे कि नमामि गंगे मिशन। यहाँ पर लिख देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी से प्रदूषण को समाप्त करना और नदी को पुनर्जीवित करना। इसी के साथ पार्ट 3 यहाँ पर समाप्त होता है। इस पार्ट से संबंधित नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू,
एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट दापंक्ति.com पर विजिट कर सकते हैं।